2003 में ऐसा तो क्या हुआ कि 30,000 करोड़ के स्कैम को गवर्नमेंट ने लीगल अनाउंस कर दिया। अब्दुल करीम तेलगी उस सदी के सबसे बड़े स्कैमरों में से एक था जिसने हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम किया। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसी सीरीज समझने के लिए थोड़ी बैक स्टोरी पता होना जरूरी है और थोड़े से फाइनेंशियल टर्म पता होना जरूरी है, नहीं तो सीरीज तो ऊपर से जाती है और ऊपर से आप लोग उसको गाले देते हो कि साला क्या बाबा सिर पकड़ा दिया है। तो एक बार फिर स्कैम का बीजीएम अपने मोबाइल के रिंगटोन पे लगाने के लिए तैयार हो जाओ तो चलिए फटाफट से धंधा शुरू कर देते हैं। स्टोरी एकदम बॉलीवुड की मूवी टाइप है तो ध्यान से सुनना। अब्दुल करीम तेलगी, इसका बचपन बहुत ही तकलीफों भरा रहा था। ईयर 1961 में इन भाई साहब ने अपने पूजनीय कदम इस धरती पर रखे थे। बचपन में ही पिताश्री की मृत्यु हो जाने की वजह से इनको फल और सब्जी बेच के अपना गुजारा चलाना पड़ा। फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी भाई ने जैसे तैसे बीकॉम की डिग्री कंप्लीट की। बीकॉम वालों देख रहे हो ना तुम्हारा स्कोप, बस आलो सीरियस मत ले लेना। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भाई ने सोचा कि अब क्यों ना जॉब करी जाए, तो भाई चले गए जॉब करने के लिए। लेकिन कम टाइम में भाई को मार्केट रुकर बर्गर बनना था तो सपनों के शहर मुंबई चला गया। लेकिन भाई पूरे दिन सोचता रहता था कि कब टाटा बिरला अंबानी को खरीदूं। और जॉब पे काम के टाइम आप सपने नहीं देख सकते, आपको काम करना पड़ता है। इस वजह से उसको जॉब से निष्कासित कर दिया गया। भाई ने सोचा कि साले इंडिया वालों को ना मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, एक काम करते हैं सऊदी अरेबिया जाते हैं। भाई सऊदी अरेबिया गए, वहां पे 7 साल तक नौकरी की, बहुत पैसा छापा। इतने पैसों से वो मार्केट रुकर बर्गर तो नहीं बने लेकिन गली के किसी किराना वाले से ज्यादा ही पैसे छापते थे। नाउ सीरियसली वो अगर चाहता तो यहीं पे रुक सकता था, लेकिन यही से शुरुआत हुई स्कैम 2003 की। उसने अरब में रहकर ये देखा कि बहुत सारे इंडियन लेबर अरब में आते हैं पैसों की लालच में, काम की तलाश में, जो कि इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। उसने सिस्टम में लूपहोल्स ढूंढ के निकाले। वो इंडिया गया वापस और वहां पे डुप्लीकेट पासपोर्ट एंड वीजा बेचने लगा। लेकिन उसका एक काला धंधा बहुत दिनों तक नहीं चला। पुलिस वाला ने उसको पकड़ लिया और डाल दिया ससुराल के अंदर। भाई 1992 में जेल से बाहर आया। तब गवर्नमेंट क्या करती थी, जो स्टैम्प छापने की मशीन पुरानी हो जाती थी या काम नहीं लगती थी, उस मशीन को ऑक्शन में निकाल देती थी, जिसे कबाड़ी वाले खरीद कर उसमें से माल मसाले निकाल कर उसको खत्म कर देते थे। अब अब्दुल ने उसी मशीन को खरीदा, इंक और पेपर का जुगाड़ किया और डुप्लीकेट स्टैम्प छापने का काम चालू कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि मशीन ओरिजिनल है तो उसने ऐसा स्टैम्प बनाया कि पुलिस वाले भी फर्क नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। यही स्टैम्प 9 सालों तक बेचता रहा। स्टैम्प को इजी वे में डिफाइन करूं तो ए और बी एक दूसरे को प्रॉपर्टी सेल और बाय कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दोनों के अग्रीमेंट पे एक ठप्पा लगा के देती है, उसको स्टैम्प बोलते हैं, ऐसा समझो। तो यही स्टैम्प लाखों हजारों की तादाद में लोगों को बेचता रहा और 9 साल में तो कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी बाय और सेल हुई होगी और लोगों को खुद को पता ही नहीं था कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। अब गवर्नमेंट एक एक को तो नहीं पकड़ सकती और स्टैम्प पेपर को खारिज भी नहीं कर सकती, क्योंकि 9 सालों तक भाई सबने व्यवहार किया था। पर इसकी कोई हीरोइक एंडिंग नहीं हुई थी। बाकी सब मैं सीरीज के लिए छोड़ देता हूँ, और बचा ही क्या है सीरीज के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को सीरीज और अच्छी तरीके से समझ आए। आज के लिए इतना ही ज्ञान, बहुत ज्यादा और डीप हो गया नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो कर देना।